आज बीए पार्ट थर्ड का मैक्स वेबर के सिद्धांत का सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का हम यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं। मैंने आपको मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया किसे कहा है, उसके प्रमुख तत्व मैक्स वेबर ने क्या क्या बताए हैं, उनकी विशेषताएं एवं प्रकारों का वर्णन कर लिया है। आगे है सामाजिक क्रिया को समझने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो मैक्स वेबर ने दो प्रकार की विधियाँ बताई हैं, एक है बौद्धिक विधि और दूसरी है भावात्मक विधि। भौतिक विधि में मैक्स वेबर ने तार्किक विधि और गणितीय विधि को महत्वपूर्ण माना है, जबकि भावात्मक विधि में प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और व्याख्यात्मक विधि का वर्णन किया है। बौद्धिक विधि में तार्किक विधि को इन्होंने इसका वर्णन किया है और इसमें एक उदाहरण देके मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यदि कोई जीव विज्ञान का विद्यार्थी यदि मेडिकल कॉलेज में जाके प्रवेश लेता है तो ये एक तार्किक क्रिया है, तार्किक विधि है। और यदि कोई जीव विज्ञान का विद्यार्थी यदि कोई इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है तो यह अतार्किक हो जाती है। दूसरा है गणितीय विधि, जिसमें आप कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी विधि में देख सकते हैं 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं। आप किसी भी तरह से इसको जोड़ सकते हैं, उसका जो वैल्यू है वो 4 ही आएगी। ये है गणितीय विधि। भावात्मक विधि में मैक्स वेबर ने प्रत्यक्ष अवलोकन विधि का वर्णन किया है। प्रत्यक्ष अवलोकन विधि वह विधि है जिसमें कोई भी शोधकर्ता स्वयं फील्ड में जाकर स्वयं अपने उत्तरदाता से उत्तर पूछता है, प्रत्यक्ष रूप से फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। और ऐसी विधि, अवलोकन की ऐसी विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। जैसे प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन के लिए व्यक्ति को फेस टू फेस इंटरेक्ट करना पड़ता है, हम उसका अवलोकन कर सकते हैं, हम उसको अपने सामने देख सकते हैं कि विद्यार्थी किस लेवल का है, कंपटीशन के लिए योग्य है या नहीं है। ये उसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से उसका वर्णन कर सकते हैं। भावात्मक विधि में दूसरा कहा है व्याख्यात्मक विधि। व्याख्यात्मक विधि में कहा गया है कि क्रिया की व्याख्या के आधार पर जब वर्णन किया जाए, किसी भी क्रिया की व्याख्या, किसी भी वस्तु का वर्णन यदि क्रिया की व्याख्या के आधार पर उसका वर्णन किया जाए तो ये एक विशिष्ट परिस्थितियों में विशेष व्यवहार होता है। जब कोई व्यक्ति किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में एक विशेष रूप से व्यवहार करता है तो ये व्याख्यात्मक विधि का आधार मानी जाती है। मैक्स वेबर ने इन उपरोक्त विधियों से यह निष्कर्ष निकाला है कि व्याख्यात्मक विधि के अंतर्गत हम सामाजिक क्रियाओं को संपादित करने वाले कारकों का विश्लेषण कर सकते हैं। अर्थात इनका कहना है कि जो विधियां किसी भी सामाजिक क्रिया के सॉल्यूशन के लिए, हल के लिए हम जो विधियां प्रयुक्त करते हैं उनकी हम व्याख्यात्मक विधि से या प्रत्यक्ष अवलोकन विधि से या गणितीय विधि से या तार्किक विधि से उसका वर्णन कर सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। ये मैक्स वेबर का कहना है। आलोचनात्मक दृष्टि से यदि हम मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का वर्णन करते हैं तो वेबर ने सामाजिक क्रिया के माध्यम से ऐसा निर्वचन प्रस्तुत किया है जो संपूर्ण जगत के लिए वैध है, वैलिड है। ऐसा सामाजिक क्रिया को इन्होंने अर्थपूर्ण माना है और वैलिड माना है कि बिना क्रियाओं के कोई भी काम सफल नहीं होता और क्रियाएं वही होती है जिसका अनुसरण दूसरे व्यक्ति करके अपने जीवन में उतारते हैं और उन्हीं क्रियाओं के माध्यम से अपना लक्ष्य पूर्ण करते हैं। ऐसी क्रियाओं को मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया कहा है। उनका दृढ़ विश्वास है कि उनके द्वारा प्रस्तुत क्रियाओं का वर्गीकरण सार्वभौमिक रूप से सत्य है। इन्होंने कहा है कि जिस सामाजिक क्रिया का वर्णन मैक्स वेबर ने किया है वो बिल्कुल अपने आप में सार्वभौमिक है, अर्थात ऐसी क्रियाएं संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण यूनिवर्स में मनाई जाती है, इसलिए इनका वर्गीकरण सार्वभौमिक माना गया है। इस सिद्धांत ने समाजशास्त्र को अन्वेषण करने की एक विधि भी प्रदान की है। यानी
जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है, इस क्रिया के आधार पर मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र का पूर्ण रूप से अध्ययन करने का प्रयत्न किया है और इसे एक विधि के रूप में प्रयुक्त किया है। लेकिन इनके समर्थकों एवं आलोचकों दोनों ने ही वैज्ञानिक कर्तव्य का पालन करते हुए इस सिद्धांत की कमियों का भी वर्णन किया है। जैसे पहले नंबर पे है मनोवैज्ञानिक परता का दोष। विभिन्न विद्वानों का कहना है, विभिन्न आलोचकों का कहना है कि इन्होंने सामाजिक क्रिया को मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के आधार पर परिभाषित किया है। जैसे मैक्स वेबर ने जब 4 प्रकार की क्रियाओं का वर्णन किया है, उसमें जो भावात्मक या संवेगात्मक क्रिया है वो अपने आप में मन और भाव के आधार पर पूर्ण हुई क्रियाएं मान। जैसे इन्होंने कहा है कि प्रेम घृणा के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से कोई क्रियाएं पूर्ण होना, घृणा के माध्यम से कोई क्रियाएं पूर्ण होना, ऐसी क्रियाएं अपने आप में भावात्मक क्रियाएं कहलाती हैं, जो कि इस प्रकार का इस प्रकार की क्रिया का परिणाम है। अतः इन्होंने सामाजिक घटनाओं की व्याख्या मानसिक विशेषताओं के आधार पर की है, जो अपने आप में त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि मानसिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर की गई क्रियाएं कभी भी तार्किक क्रिया नहीं हो सकती है। इसके साथ ही मैक्स वेबर ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने में असमर्थ है। जिस क्रिया का इन्होंने वर्णन किया है, ये क्रियाएं सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं कर सकती हैं। विभिन्न आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने में असमर्थ है, क्योंकि इन्होंने क्रिया के सिद्धांत में मानकों में अनुरूपता मानी है। मानक मीन्स वो मानदंड, वो वैल्यूज जो कि अनुरूप हैं। यह अपरिहार्य है, जो न तो सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं और न ही इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि मानक किस प्रकार से स्थापित होता है। इसमें एलन टोरेन ने इस सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या में अवरुद्धता पैदा करने का दोष बताया है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना की व्याख्या एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए भी इन्होंने सामाजिक क्रिया को दोषपूर्ण बताया है। करने में वेबर ने सामाजिक संरचना एवं संस्कृति की व्याख्या नहीं की है। अर्थात विभिन्न आलोचकों का कहना है कि जब मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का वर्णन किया है, वो क्रियाएं जो समाज में घटित होती हैं और वो क्रियाएं जो संस्कृति को निर्मित करती हैं, उन क्रियाओं उसमें सामाजिक संरचना और संस्कृति का स्पष्ट विवरण नहीं दिया है, स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है। इसलिए इस प्रकार की क्रियाएं अपने आप में दोषपूर्ण मानी जाती हैं। चौथा, कोहन का कहना है कि वेबर का क्रिया का सिद्धांत स्पष्ट नहीं है, जो अपने आप में दोषपूर्ण है, क्योंकि वेबर ने इस क्रिया को दोषपूर्ण सिद्धांत माना है। मर्टन एवं कोहन ने कहा है कि इनका यह सिद्धांत केवल बृहद स्तर पर ही सामान्यीकरण करने में असमर्थ है। बृहद स्तर पर नहीं कर सकता ये जनरलाइजेशन, ये केवल लघु स्तर पर ही, यानी ग्रामीण स्तर पर ही, छोटे क्षेत्र के आधार पर ही क्रियाओं का वर्णन कर सकते हैं। जहाँ समाज व्यापक होता है वहाँ पे व्यक्ति भी अधिक होते हैं, और जहाँ पे व्यक्तियों की अधिकता होती है वहाँ पे क्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए इसे इन्होंने दोषपूर्ण बताया है। वेबर ने जो सिद्धांत दिया है, आलोचकों ने कहा है कि यह एक विधि है, अतः सामाजिक क्रिया को परिस्थितियों एवं परिणामों से संबंधित माना जाता है, क्योंकि जो क्रियाएं एक विधि के रूप में पूर्ण होती है, वो सामाजिक क्रिया को उसकी परिस्थिति एवं परिणामों से संबंधित माना जाता है। अंत में मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि आलोचना के बाद भी वेबर का यह सिद्धांत
अत्यंत महत्वपूर्ण माना। जब विभिन्न आलोचकों ने इस सिद्धांत की आज आलोचना की, उसके बाद भी आलोचकों का कहना है कि इनका सिद्धांत समाजशास्त्र के लिए एक विशिष्ट योगदान है और सामाजिक क्रिया एक समाज के निर्माण एवं विकास में प्रमुखता देती है। इन्होंने संपूर्ण समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया के आधार पर समझने का भी प्रयास किया है। अर्थात मैक्स वेबर का सिद्धांत अपने आप में समाजशास्त्र के अध्ययन की केंद्रीय वस्तु, केंद्रीय आधार, केंद्रीय अवधारणा मानी गई है। धन्यवाद।